Hi everyone, we are going to discuss about chemistry and now in this session we will start first chapter of chemistry, which is some basic concepts of chemistry. As the name itself suggests, this lesson is very basic lesson because all the facts which we are going to study in this lesson are related to basic of chemistry. As for example, mole concept, molecular formula, empirical formula, numericals based on molecular formula, empirical formula, stoichiometry, and different laws of chemical combination. All are very fundamental topics in chemistry. As we know, when we read chemistry of class 11th and 12th, there are a lot of reactions, and all reactions are governed by certain rules, certain laws. That fundamental concepts is considered in this chapter. तो इसलिए ये बहुत ही बेसिक चैप्टर हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग को सारे बेसिक फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा इस चैप्टर में, जो कि जितने भी आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 11th में, 12th में और आगे हायर क्लासेस में, सभी में कहीं ना कहीं इस चैप्टर का हमको यूज होगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आता है और मोल कॉन्सेप्ट जहां भी आप केमिस्ट्री पढ़िएगा उसमें मोल्स का कॉन्सेप्ट होगा. जब भी हम लोग रिएक्शन लिखते हैं उसमें मोल्स का कॉन्सेप्ट होगा. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह वैलिड है. तो इसलिए इस चैप्टर को जैसा नाम है, एक्चुअल में ये चैप्टर वैसा ही है. बेसिक कॉन्सेप्ट को ये चैप्टर कवर करता है, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें रखा गया है. अगर आप बुक को देखेंगे तो शुरुआत में, चैप्टर के शुरुआत में कुछ और भी फंडामेंटल चीज बताए गए हैं, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट के डेटा को हम लोग रिपोर्ट करते हैं, उसको नोट करते हैं, तो वहां हम लोग को डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन, डेसिमल का एडिशन, उनको रिपोर्ट करना, सिग्निफिकेंट फिगर, इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ती है. साइंटिफिक वे में किस तरह से हम लोग डेटा को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 0.002 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे ना लिख के लिखा जाएगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2. ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, ये सारी बातें चैप्टर के शुरुआत में बताई गई है. लेकिन ये बहुत ही बेसिक मैथ है जो सभी को आता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट होता है. ठीक है, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक जो स्टार्ट होता है, फर्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. Laws of chemical combination. Now, there are certain laws which govern a chemical reaction. कुछ ऐसे laws हैं जिनके अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस होते हैं. यानी जितने भी केमिकल रिएक्शन जो कि थ्योरेटिकली लिखे जाते हैं और प्रैक्टिकली पॉसिबल होते हैं, वो सारे केमिकल रिएक्शन कुछ निश्चित लॉज को फॉलो करते हैं, एक नियम का पालन करते हैं. उन सभी नियम को कलेक्टिवली कहा जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. ठीक है, यानी हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस, all chemical reactions, it will be better to write all chemical reactions are governed by certain laws. All such laws are collectively called लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, ये सिंपल सा डिफिनेशन हो गया. ऑल सच लॉज आर कलेक्टिवली कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस फॉलो करते हैं, जिनके अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस होता है, उन सारे लॉ को कलेक्टिवली कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, नाउ there are 5 different fundamental, we can say there are 5 fundamental laws which govern a chemical reaction. Actually there are many more laws, but if we are dealing with the chemistry of class 11th and 12th, which is intermediate,
neither very tough, neither nor very easy. We can say it is a medium level of chemistry. So in this level we are just required to know only 5 laws which are mentioned in our syllabus. So we are just going to deal with that 5 laws. They are first one is law of conservation of mass. Second is law of definite proportion. Third one is law of multiple proportion. Fourth one is Gay-Lussac's law. And fifth one is Avogadro's law. अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कुछ लॉज जो हैं, कुछ चीजें जो हैं हम लोग अपने 9th में, 8th में, 10th में जरूर सुने होंगे. जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम सभी ने 8th क्लास से ही सुना होगा, चाहे वो एनर्जी के फॉर्म में हमने सुना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या डायरेक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से सुना है, पर सुना जरूर होगा. उसी तरह से एवोगाड्रोस लॉ जरूर सुना होगा, गै-लुसैक्स लॉ सुना होगा. ठीक है, तो कुछ चीजें हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ऑलरेडी हम लोगों ने जाना है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक एक करके सबको जानेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये लॉ किसने दिया है. तो फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो एंटोनी लेवोजियर ने दिया है, एंड ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री. लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया है, और ये तो नाम से ही क्लियर है, गै-लुसैक ने दिया है गै-लुसैक्स लॉ, और एवोगाड्रो ने दिया है एवोगाड्रोस लॉ. ठीक है, ओके. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Now what does this law states? This law simply states that matter can neither be created nor destroyed. मतलब न तो मैटर को क्रिएट कर सकते हैं, न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई मास क्या होता है, मास जो होगा, मास इज ए मैटर कंटेंट इन ए बॉडी. तो मास के फॉर्म में भी हम लोग कर सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ठीक है, अब इसका ये जो लॉ दिया गया था, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था, इसका केमिस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट है. तो केमिस्ट्री पर ये इम्पैक्ट है कि अगर मास क्रिएट नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग कोई रिएक्शन लिखते हैं, मान लीजिए A प्लस बी से बन रहा है प्रोडक्ट. ठीक है, अगर ये हो रहा है तो जितना रिएक्टेंट का मास होना चाहिए, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का मास दोनों इक्वल होना चाहिए जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हैं. इसका क्या मतलब हुआ, सिंपली द रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड. देखिए, अब हम लोग लोअर क्लासेस में 8th क्लास में ही बच्चों को रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाया जाता है, 9th में भी वो सिखाया जाता है, 10th में भी सिखाया जाता है. ठीक है, अब रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, जैसे एक एग्जांपल से आपको बताऊं मैं, मान लीजिए रिएक्शन लिखा हुआ है H2 प्लस O2 गिव्स H2O. तो यहाँ मास कितना होगा, 2 × 1 2 ग्राम, ये 2 × 16 होता है मास ऑक्सीजन का, ये हो गया 32 ग्राम, और यहाँ पर H2O लिखा गया है, तो 2 × हाइड्रोजन है प्लस 1 × ऑक्सीजन है, कितना हो गया 2 × 1 प्लस 1 × 16, ये टोटल कितना आया 18 ग्राम.
तो इसका मतलब ये हुआ 2 + 32, ये 34 ग्राम आया, जबकि इधर सिर्फ कितना है 18 ग्राम। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। तो फॉलो करे इसके लिए क्या करना होगा, हमको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, और बैलेंस जब आप करेंगे रिएक्शन को तो यही रिएक्शन इस फॉर्म में हो जाएगा 2H2 + O2 गिव्स 2H2। अब इसका मास अगर निकाला जाए तो देखिए बैलेंस है, अब सीधे में कर दे रहा हूँ, 2 2 या 4, 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 1 = 4 हो गया, और ये 2 ऑक्सीजन है, 2 × 16 कितना हो गया 32, 32 + 4 कितना हो गया 36, और H2O का मास आप 18 निकाले हैं तो 2H2O का क्या हो जाएगा 2 × 18 दैट इज 36। तो ये देखिए जो रिएक्शन ऊपर लिखा गया है, इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड इट ओबेज law of conservation of mass because the total mass of reactant is 4 + 32 = 36 and the total mass of product is also 36. So the impact of the law of conservation of mass is that each and every chemical equation should be balanced. ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट यही है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया एंटोनी लेवोइजियर ने दिया, उसका हमारे केमिस्ट्री पर इम्पैक्ट, केमिस्ट्री पर उसका असर यही है कि हम जब भी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। इट मींस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन। यानी जो भी एलिमेंट आप देखिए, लेफ्ट साइड में जितने उसके एटम हो, राइट साइड में भी उतने ही एटम होने चाहिए, तभी हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, और वो इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं दूसरे पर, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, मतलब फिक्स। प्रोपोर्शन का आप जानते हैं मीनिंग, जो रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप जान ही रहे होंगे। तो इसमें जोसेफ प्राउस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट किया उसने कंपाउंड लिया और कंपाउंड का एनालिसिस किया। कंपाउंड क्या था, कंपाउंड था क्यूप्रिक कार्बोनेट। अब ये कंपाउंड का बताना इसलिए जरूरी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जोसेफ प्राउस्ट ने एक कंपाउंड का स्टडी करके लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन दिया, वो कौन सा कंपाउंड था, तो कंपाउंड था क्यूप्रिक कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला देखिए, क्यूप्रिक का वैलेंसी क्या होगा कॉपर का 2+ हो जाएगा, और कार्बोनेट आयन का क्या होता है CO3 2-, क्या फॉर्मूला हो जाएगा CuCO3। इस कंपाउंड का एनालिसिस किया उन्होंने, कार्बन, ऑक्सीजन और कॉपर तीनों का परसेंटेज निकाला। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन और कॉपर का परसेंटेज निकाला। ठीक है, तो परसेंटेज कितना कितना था, पहले नेचुरल सैंपल में देखा, नेचुरली जो ऑकरिंग सैंपल है उसको, और दूसरा सिंथेटिक देखा। तो नेचुरल सैंपल में परसेंटेज कार्बन का मिला 38.91, ठीक है, 38.91 परसेंटेज मिला कार्बन का। ऑक्सीजन का परसेंटेज मिला 9.74, ठीक है, और इसका परसेंटेज मिला 58.31। ठीक है, ये परसेंटेज जो था 335 है एक्चुअली, यहाँ 4 5 हो रहे हैं, 5 होगा, 100% टोटल होना चाहिए ना। तो नेचुरल सैंपल में कार्बन 38.91% मिला, ऑक्सीजन 9.74% मिला, और कॉपर जो था 58.35% मिला। जब उन्होंने सिंथेटिक सैंपल देखा, सिंथेटिक सैंपल का मतलब क्या होता है, जो लैब में केमिकल रिएक्शन से प्रिपेयर किया गया हो, तो जो लैब में बनाया हुआ सैंपल को जब देखा तो उसमें भी परसेंटेज जो थे वो इतना ही मिला जितना कि नेचुरल सैंपल में मिला, यानी सेम परसेंटेज मिला एलिमेंट्स का। ठीक है, यानी क्यूप्रिक कार्बोनेट जो कंपाउंड था उसके नेचुरल सैंपल का स्टडी किया और सिंथेटिक सैंपल का स्टडी किया, दोनों में जो एलिमेंट्स का जो परसेंटेज था वो क्या आया, फिक्स आया। अच्छा, मैं आपको बता दूं परसेंटेज निकाला कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए आपको जानना है परसेंटेज ऑफ, हालांकि आप जान रहे हैं लेकिन मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O जानना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, पहले H2O का मास निकाल लीजिए,
2 इंटू हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, यानी क्या हो गया 2 प्लस 16 यानी 18 ग्राम। 18 ग्राम इसका मास आया, और जिसमें हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा 2/18 इंटू 100, हाइड्रोजन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो ऐसे ही इसको निकाला गया। तो ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया गया और ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, यानी एक सिंथेटिक सैंपल में और एक नेचुरल सैंपल में, दोनों में स्टडी करके देखा गया कि जो नेचर में पाया गया उस सैंपल को लाके स्टडी किया गया, और दूसरा लैब में केमिकल रिएक्शन से बनाए हुए सैंपल को स्टडी किया गया। दोनों में जो एलिमेंट्स के परसेंटेज आए वो एग्जैक्टली सेम आए। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला जोसेफ प्राउस्ट ने, कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनका परसेंटेज फिक्स होता है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो किस सोर्स से पाया गया है। जैसे वाटर है, तो वाटर के कई सोर्स हैं, जैसे रेन वाटर से भी वाटर मिल जाएगा, ठीक है, वाटर ओशियंस में भी है, वाटर अंडरग्राउंड सोर्स में भी है, वाटर जो होता है फ्रूट्स में भी पाया जाएगा वाटर, ठीक है, हमारे बॉडी के सेल्स में भी वाटर है। लेकिन कहीं से वाटर निकाला जाए, या केमिकल रिएक्शन एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो चाहे केमिकल रिएक्शन में वाटर बना हो, चाहे नेचुरल सैंपल से वाटर मिला हो, ठीक है, नेचर से हमको डायरेक्ट मिला हो, अगर हम उसमें परसेंटेज निकालेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो चाहे वो नेचुरल सैंपल से निकालिए, चाहे रिएक्शन में जो बना हुआ वाटर है आर्टिफिशियली जो प्रिपेयर्ड वाटर होगा उसमें आप स्टडी करिए उसके एलिमेंट्स का परसेंटेज का, दोनों क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। अगर डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब वो कंपाउंड सेम नहीं है, वो दूसरा कंपाउंड है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यानी कि सिंपल से हम लोग कह सकते हैं कि इसका फॉर्म ये हो जाएगा, ए गिवन कंपाउंड always contains exactly the same proportion of elements, by weight। मतलब उनके वेट का परसेंटेज, हर एलिमेंट का जो वेट का परसेंटेज आएगा वो सेम रहेगा, चाहे वो कंपाउंड आपको नेचुरली मिला हो या फिर एक्सपेरिमेंट करके उसको सिंथेसाइज किया गया हो, ठीक है। यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। डिफिनिट मतलब निश्चित, तो जो भी परसेंटेज है उसका वो फिक्स रहेगा। जैसे किसी ने कहा H2SO4, तो H2SO4 में हाइड्रोजन का परसेंटेज, सल्फर का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज मान लीजिए A%, B%, C% है। तो चाहे आप नेचुरली सल्फ्यूरिक एसिड का स्टडी करें या फिर आर्टिफिशियली लैब में बनाए हुए सल्फ्यूरिक एसिड का आप चेक करें, ये परसेंटेज क्या आएगा फिक्स आएगा, वो चेंज नहीं हो सकता। अगर वो चेंज है तो इसका मतलब वो कंपाउंड अलग है, वो सेम कंपाउंड नहीं हो सकता। इसीलिए लिखा गया है गिवन कंपाउंड ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। उनके वेट के रेशियो में चेक किया जाएगा तो परसेंटेज हमेशा फिक्स आएगा। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो नेचुरल सैंपल है कि आर्टिफिशियल सैंपल है, ठीक है, ओके। नाउ आवर थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल, अब ये अलग होगा डिफिनिट प्रोपोर्शन से, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मल्टीपल का मतलब ही हो गया कि एक से ज्यादा प्रोपोर्शन की यहां बात हो रही है, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे आपको केस मिलेंगे जहां दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा टाइप के आपके कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसने लॉ क्या दिया वो देख लेते हैं। when two elements combine together to form more than one compound,
then the masses of one element which combine with the fixed mass of another element are in ratio of small whole number। देखिए लॉज को हमें एग्जैक्ट ही याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉ जिसने दिया है उसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जिस लॉ को जैसे दिया गया वैसे हमें याद रखना चाहिए और उसी फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इसलिए मैंने एग्जैक्ट वैसे ही लिखा है। क्या है? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, जब दो एलिमेंट मिले एंड दे फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट मिले लेकिन वो एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड बना रहे हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको लिखते चलूंगा तो क्लियर होगा। जैसे देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन से कंबाइन करके वो बना सकता है CO, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2C + O2 2CO। और दूसरा फॉर्म हो सकता है C + O2 क्या बना सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो तरीके से रिएक्शन कर सकता है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है। इसी तरह आप सल्फर और ऑक्सीजन मिल करके सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन मिल करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है when two elements combine together to form more than one compound then the masses of one element, masses का मतलब प्लूरल लिख रहा है, किसी एक एलिमेंट के अलग अलग मास, masses of one element which combine with the fixed mass of another element, एक एलिमेंट के अलग अलग मास जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन कर रहे हैं वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको ये बता दे रहा हूं, ये नोट कर लीजिए, थोड़ा जगह चाहिए इसलिए मिटाना पड़ेगा। चलिए अब एक एग्जांपल यही वाला लेकर मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए पहला केस क्या है, पहला रिएक्शन है 2C + O2 gives 2CO। अब इसमें मास देखिए, कार्बन का मास यहाँ कितना है 2 × 12 कितना हो गया 24 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना है 2 × 16 मतलब कितना ग्राम हो गया 32 ग्राम। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है हम लोग को, मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ इसको। दूसरा जो है कार्बन रिएक्ट कर सकता है ऑक्सीजन से और बना सकता है CO2। यहाँ जरा मास देखा जाए तो ये 1 × 12 है यानी 12 ग्राम हो गया। और ये देखिए 2 × 16 यानी कितना है 32 ग्राम। अब यही समझना है आपको, द masses of one element, masses of one element which combine with fixed mass of another element। देखिए ऑक्सीजन का यहाँ 32 है और यहाँ भी कितना है 32, तो ये फिक्स हो गया और ये क्या है अलग अलग है। तो हमारा जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है डाल्टन का वो यही कहता है द masses of one element which combine with the fixed mass of another element are in simple ratio of whole number, ठीक है। यानी इन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो एक सिंपल रेशियो आपको मिलेगा। जैसे 24/12 क्या आया 2:1 आया, या आप इसको कर सकते हैं तो 12/24 है क्या आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो आपको मिलता है, यही आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। इसी तरह से और भी कंपाउंड का आप कर सकते हैं, आप ट्राई करिएगा, मैं एक दो आपको बता रहा हूँ एग्जांपल जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर भी बनता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसको इसी फॉर्म में एक्चुअली लिखा जाता है, मैंने वो इसे कैलकुलेट करके दिखा दिया है। से आपको बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जगह चाहिए इधर से लिखा जाए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन gives हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक हो गया रिएक्शन। दूसरा
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनता है वाटर। ठीक है, अब आप इसे ट्राई करिएगा, मैं दे रहा हूँ बस। H2O2 इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है H2O। तो आप बैलेंस कर लीजिए, जैसे H2 प्लस O2 से बन जाएगा H2O2 और H2 प्लस O2 से बनेगा H2O। तो बैलेंस करेंगे 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो देखिए यहाँ O2 का मास फिक्स आ जाएगा, तो इसका आप मास कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। ठीक है ना, यही लॉ है कि जब दो एलिमेंट मिलकर के एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड बना रहे होंगे तो एक एलिमेंट के अलग अलग मास जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन कर रहे होंगे वो एक सिंपल रेशियो में होंगे। ठीक है, सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर। ठीक है ना, यही आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसी तरह एक और है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन से बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर प्लस ऑक्सीजन से बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप बैलेंस कर लीजिएगा, फिर इस पे भी वेरीफाई करिएगा। ठीक है, ये वर्क है आपको, ये वाला दोनों आप करिएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका चौथा है गैलुसैक्स लॉ। गैलुसैक्स लॉ क्या है? तो बहुत आसान सा है गैलुसैक्स लॉ। Whenever gases are formed, gases combine, ऐसे लिखा जाए, or are formed in a chemical reaction, then they do so in a simple whole number ratio of their volumes, provided they are at सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब गैस जब भी कंबाइन करते हैं या बनते हैं किसी रिएक्शन में, तो जो उनके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का जो रेशियो रहता है उसी रेशियो में वो कंबाइन भी करते हैं, उसी रेशियो में बनते भी हैं। जैसे लिखा गया N2 ये गैस है प्लस H2 ये भी गैस है और बन रहा है 2NH3। बैलेंस किया गया इसको, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये 10 ml है तो इसका कितना ml चाहिए? 30 ml चाहिए, क्योंकि ये कितना टाइम है, रेशियो देखिए 1:3:2। तो अगर ये 10 ml लेंगे तो इसको रिएक्शन करने के लिए 30 ml हाइड्रोजन चाहिए और इन दोनों के मिलने से 40 ml नहीं बनेगा। देखिए ये रेशियो 1 है तो यहाँ कितना टाइम बन रहा है? 2 टाइम। यहाँ x होगा तो ये 2x बनेगा, ये 3x चाहिए तो ये 10 है तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? 20 ml ऑफ अमोनिया मिलेगा। ठीक है, यानी ये जब भी कॉम्बिनेशन होगा या फॉर्मेशन होगा तो एक पार्टिकुलर रेशियो में होगा और वो रेशियो क्या होगा? उनके रिएक्शन में जो आपको बैलेंस्ड इक्वेशन में जो आपको आगे नंबर मिल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आगे चल के जानेंगे, उसी रेशियो में वो कंबाइन भी करते हैं और फॉर्म भी होते हैं। जैसे अगर किसी ने पूछा कि मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन दिया गया 15 ml तो नाइट्रोजन कितना चाहिए? तो बहुत आसान है इसको जानना। देखिए 1:3:2 है तो आप सपोज कर सकते हैं ये x रहेगा तो ये 3x रहेगा और ये 2x रहेगा। तो 3x का वैल्यू 15 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5, यानी नाइट्रोजन कितना चाहिए? 5 ml चाहिए और 2x यानी अमोनिया कितना बनेगा? 2 × 5 मतलब 10 ml बनेगा। ठीक है, यही आपका सिंपल सा गैलुसैक्स लॉ है। लेकिन ये गैलुसैक्स लॉ का एक कंडीशन है कि गैलुसैक्स लॉ इज ओनली वैलिड व्हेन ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो दो बातें, एक तो ये गैस के लिए दिया गया है, दूसरा जब सभी गैस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रहेंगे तभी जाकर के गैलुसैक्स लॉ को वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है ये। लास्ट पांचवा है हमारा अवोगाड्रोस लॉ।
नाउ व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ, चौक लेना पड़ेगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecules. Provided they are at same temperature and pressure. मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है, ठीक है, तो हमने यहाँ नाइट्रोजन रखा, दूसरे में हाइड्रोजन रखा, तीसरे में कार्बन डाइऑक्साइड रखा, वॉल्यूम सबका V है, इसका भी V है, इसका भी V है, इसका भी V है, और टेम्परेचर T है, P है, P है, और प्रेशर सेम है P P P। तो इक्वल वॉल्यूम अगर लिया जाए, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 2 लीटर, यहाँ सब जगह 2 लीटर है, तो 2 लीटर में सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। मोल्स जो होंगे, नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होगा। तो अब ये इससे नहीं मतलब है कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अलग अलग गैस है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम है तो इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। यही है आपका अवोगैड्रोस लॉ। अब अवोगैड्रो वाज द फर्स्ट पर्सन who made clear distinction between atom and molecule। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने क्लियर किया कि एटम अलग होता है, मॉलिक्यूल अलग होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम से एक मॉलिक्यूल बन रहा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम है तो कोई भी गैस हो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दिस इज कंक्लूजन ऑफ अवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो ये 5 फंडामेंटल लॉज हैं जिसके अकॉर्डिंग केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये 5 लॉ जो है आप जो है नोट कर लीजिएगा, इसको याद भी रखिएगा, और दूसरा इनसे रिलेटेड जो चीजें होंगी इसको पढ़िएगा, पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। ओके।